नमस्ते। थर्ड टाइम में आपका स्वागत है। तो अंत में जो महमूदाबाद प्रोफेसर महमूदाबाद थे उनको अली साहब को जमानत मिल गई। बहुत से लोग बड़ा खुश हैं कि भाई देखिए जमानत मिल गई। लोग ये भी खुश हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सू मोटो नोटिस ले लिया। ये तो होना ही था, इसमें किसी को क्या शक था? दो वजहों से। एक तो केस में कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी वजह भी मैं बताऊंगा, और जिसके लिए सरकार के पास और कोई चारा नहीं था इनको जमानत देने के अलावा। हालांकि जमानत तो कोर्ट ने दी है, लेकिन फिर भी सरकार इसको कुछ नहीं कर सकती थी। सरकार को जमानत देना ही देना था। मैं कारण भी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये जो प्रोफेसर अली महमूदाबाद हैं, ये किस लीनेज के आते हैं वो ज़रा समझ लीजिए। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में राजा साहब महमूदाबाद सीतापुर के थे और बड़ी संपत्तियाँ थी उनके पास। जो राजा साहब महमूदाबाद हैं उनका भी 2023 में ही इंतकाल हुआ था। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये। लोगों को लगता है कि प्रोफेसर अली जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि प्रोफेसर अली ने बहुत पढ़ाई की। प्रोफेसर अली ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में पढ़ाई की, डिग्री हासिल की। अमेरिका में से, यूके से कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े। डेमेस्कस में इन्होंने जाके जो अरबिक स्टडीज़ है उसकी एडवांस स्टडीज़ की। ये सारा काम किए और काफ़ी कुछ पढ़ाई करने के बाद ये अशोका यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाने लगे। मैं एक दो जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। इनके पिता का बताऊँ, राजा साहब महमूदाबाद का। राजा साहब महमूदाबाद का जो एक रफ 2006 का सरकारी आंकड़ा था कि करीब 50,000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति थी। मामला ये था कि अली साहब के बाबा और राजा साहब इनके पिता को कहा जाता था। अली साहब के जो बाबा थे वो पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा, वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं गए थे। वो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इनकी बहुत संपत्ति इराक में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो ये 1947 में इराक चले गए और 1957 में इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली। लेकिन अली साहब की जो दादी थी वो हिंदुस्तान रह गई थी। वो अपने शौहर के साथ नहीं गई थी, वो अपने बेटे के साथ हिंदुस्तान रह गई थी। और अली साहब के पिता कभी पाकिस्तान नहीं गए। उनको हिंदुस्तान अच्छा, भारत अच्छा लगता तो भारत रह गए थे। और उनके बारे में एक बात और बता दें, वो भी यूके से पढ़े और वो एस्ट्रोफिजिक्स वाले व्यक्ति थे, मैथमेटिक्स वाले व्यक्ति थे। मतलब मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये जनरली होता है ना कि अच्छा जो वो है ना कि अब्दुल पंचर लगा रहा है, ये अब्दुल पंचर नहीं लगाता था। अब्दुल एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ता था और पढ़ाता था। उनका, अगर लखनऊ से जो लोग वाकिफ़ हैं, उनका बटला पैलेस है वो उनका था। उनका हजरतगंज की बहुत प्रॉपर्टीज़, हलवासिया उनके पास, मतलब प्रॉपर्टी लखीमपुर में, सीतापुर में, नैनीताल में, पूरे प्रदेश में उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। वो कांग्रेस के टिकट पे 1985 और 89 में महमूदाबाद से विधायक भी रहे थे। तो मतलब उनका एक चुने हुए प्रतिनिधि थे। चुने हुए प्रतिनिधि होना, विधायक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई नॉमिनेटेड एमएलसी नहीं थे, वो जनता ने उनको चुना था। इसका मतलब जनता के बीच में वो पॉपुलर थे। और ये भी मैं बता दूं कि संपत्ति का क्या हुआ। संपत्ति का ये हुआ कि 1962 में जब चाइना की वॉर हुई, उस समय कहा गया कि वो सारे व्यक्ति जो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी को भी एनिमी प्रॉपर्टी। अब इनके केस में ये हुआ कि इनके बाबा गए थे तो उसको भी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके सरकार ने ले लिया। वो 2005-6 में, यार मुझे ठीक से, या तो 2005 या 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, सरकार अगर एनिमी प्रॉपर्टी लेती है तो वो कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी है। और उसके सही वारिस ये प्रोफेसर अली के पिताजी थे, तो वो सही वारिस हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी लौट जानी चाहिए। वो उनकी प्रॉपर्टी उनको मिल गई। अब सोचिए 50,000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी उनको मिली, लेकिन फिर सरकार ने संविधान में संशोधन करके एनिमी प्रॉपर्टी को रीडिफाइन करके वो प्रॉपर्टी फिर वापस ले ली थी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी ये लिगेसी आप समझ लीजिए। ये जो प्रोफेसर अली महमूदाबाद हैं, जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, ये
इन और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकलाब जो दैनिक जागरण का एक मतलब दैनिक जागरण समूह का ही एक उर्दू पेपर है, उसमें इनका कॉलम लगातार आता था। ये कैरावैन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, आउटलुक में, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते थे। भाई पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर साहब है। बाकी आपको बातें वो हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वो कैसे उन्होंने एक ट्वीट किया या फेसबुक लिखा और उसको कैसे बिना समझे बिना सोचे, जो बीजेपी की दिक्कत क्या है, अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं है, अंग्रेज़ी में क्या लिखा गया है वो समझ में आता नहीं है। वो हरियाणा में थे तो हरियाणा में तो लठ चले है, तो लठ चले है करके वो जो रेनू भाटिया हैं, जो नेशनल वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन है, उनको मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनको एक अभी 2 दिन पहले एक किसी चैनल पे आप देख लीजिएगा, चैनल का नाम हम लेने में मालूम नहीं क्या कॉपीराइट हो जाए नहीं हो जाए, एक महिला पत्रकार है, गोदी मीडिया का चैनल है, 11 मिनट तक वो पत्रकार, वी मस्ट सैल्यूट दैट यंग लेडी एंकर, उसने इनको बिल्कुल जो कहते हैं ना कोने में कॉर्नर ऐसा किया 11 मिनट तक, ही शी वॉज प्रोड्यूसिंग साउंड, कोई जवाब नहीं बता पाई। वो कह रहे थे बताइए कहाँ पे इन्होंने ऐसा काम किया है कि इनके ऊपर, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था, वो घिघियाती रहीं केवल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ कहीं कुछ नहीं था। दूसरे वो बीजेपी के एक राष्ट्रीय युवा मंच या कौन कौन किसी के वो हैं, वो किसी गांव के, उन्होंने एफआईआर कर दी और सबसे बड़ी बात वो एफआईआर तुरंत लिख ली गई। खैर उस पर मैं आऊँगा, उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गया और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई और आज उनको जमानत मिल गई, इस शर्त के साथ कि आप इस पर बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो जमानत की शर्तें होती हैं, इत्यादि इत्यादि करके कपिल सिब्बल साहब ने उस बहस को किया। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ अटपटी इसलिए लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, ये जो छात्र और स्टूडेंट आपस में हाथ मिला रहे हैं, हम लोग को इनको ठीक करना आता है। क्या आपको ठीक करना आता है? आप ठीक किए इसको? आप विजय शाह को ठीक किए? क्या ठीक करना आता है? ठीक करने की बात कर रहे हैं। एक लफंगा टाइप मंत्री देश की सेना के ऊपर अनाप शनाप कह रहा है और आप कह रहे हैं हमें ठीक करना आता है। आपको बिल्कुल ठीक करना नहीं आता है। आपको उसको बेल देना आता है, उसको शील्ड करना आता है, उसको प्रोटेक्ट करना आता है। क्या बात कर रहे हैं कि आप आज की तारीख कह रहे हैं कि हमें ठीक करना आता है? अरे भाई, स्टूडेंट और टीचर के बीच अगर कोई इस तरह की हुआ है, प्रोफेसर अली के लिए वो वहाँ के स्टूडेंट अगर आंदोलित हैं, वहाँ के टीचर आंदोलित हैं, तो इसमें आप क्या उनको समझा रहे हैं कि हम लोग ठीक कर देंगे, हम लोग ठीक कर देंगे? कौन है आप भाई? आप संविधान से बड़े हैं? आपने अगर ये आप ठीक करने की बात कर रहे हैं, आपने उसमें पूछा कि ये जो लॉजिंग ऑफ एफआईआर की है, जो फॉल्स रिपोर्ट पे आप लिखे ना। आप हर चीज़ में एसआईटी कर देते हैं। एसआईटी के जब आपने जब एसआईटी को निर्मित किया तो एसआईटी में डालते कि एफआईआर, अगर ये एफआईआर सही है तो कोई बात नहीं, इस पे वो अगर ये एफआईआर गलत लॉज हुई तो आप फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए। गलत कंप्लेंट पे एफआईआर लॉज कैसे हो गई? आप एसआईटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहिए ना कि ये भी होगा, वो आप बोल नहीं रहे हैं। आप विजय शाह जो सेल्फ एडमिटेड है कि मैंने ये किया, उसमें एसआईटी फॉर्म कर दे रहे हैं। अच्छा, एक नया आपको अच्छा लगता है ये टर्म, नहीं, 3 IPS ऑफिसर ऑफ हरियाणा स्टेट हु आर नॉट फ्रॉम हरियाणा। मतलब आप हरियाणा के हर एक IPS ऑफिसर पे जो हरियाणा स्टेट को बिलोंग करता है, आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं। मतलब या तो आप कहिए कि नहीं, ये जो हर प्रदेश में जो उस प्रदेश के IPS अफसर होते हैं वो सब पार्टिसन होते हैं। क्या इसका मतलब ये है? वाई यू आर क्वालिफाइंग कि IPS, आप कहिए ना एसआईटी फॉर्म करिए, वो ठीक है। एसआईटी में कौन कौन मेंबर होगा? वो IPS अफसर जो हरियाणा का नहीं, हरियाणा में पोस्टेड है, हरियाणा को बिलोंग, मतलब व्हाट यू आप इसका संदेश क्या जा रहा है? तो मेरे ख्याल में ये काम आपने मध्य प्रदेश में भी किया, यहां पे भी किया। अगर इस पे कुछ कहीं बात सुनती हो, कहीं कहीं तूती क्या नकार खाने में तूती की आवाज़ पहुंचती हो तो सुन लीजिए। ये सब एसआईटी जो आप जिस तरह से फॉर्म करते हैं ये ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आज हमारे ऑफिस में कहा, अरे साहब कर दिया, बिल्कुल हो गया, मोदी जी के राज में वो कैसे NHRC भाजपा सरकार की जेब का कमीशन है और क्यों नोटिस इशू किया गया है ये समझ लीजिए।
7 डेलीगेशन भेजे गए हैं ना सरकारी, जिनकी ब्रीफिंग विक्रम मिश्री जी ने की है। पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ब्रीफिंग कर रहा है सरकारी अधिकारी। खैर, वहां पे ये सबको पता था कि पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये आप प्रोफेसर अली महमूदाबाद को कैसे रखे हुए हैं, और उस डर से एनएचआरसी से भी नोटिस इश्यू करवा दी, सू मोटो। एनएचआरसी सू मोटो नोटिस इश्यू कर दिया बिना किसी कार्रवाई के। नहीं नहीं, आपने कैसे किया? क्योंकि वहां पे आपको ये शो करना है कि देखिए साहब, एनएचआरसी हमारा कितना निष्पक्ष है। एनएचआरसी ने और जगह नोटिस इश्यू की थी जहां इस तरह का हुआ था। ये किसको भ्रमित और बेवकूफ बना रहे हैं? मेरा कहना यह है कि जो डेलीगेशन आप भेजे हैं ना, वहाँ का जो प्रेस है वो किसी से ये नहीं पूछेगा कि आम काट के खाते हैं, कि आम छील के खाते हैं, कि आम चूस के खाते हैं। वो बहुत निर्मम है। वो आम नहीं, आम की गुठली के दाम भी आपसे पूछेगा, ये गुठली कैसे आई। और वहाँ पे गाली देने से नहीं होगा कि देश के गद्दारों को, मैं वहाँ देश के गद्दारों को करके काम नहीं चलेगा। वहाँ हार्ड फैक्ट्स बोलने होंगे। और वहाँ आप मतलब चौबे बनने गए हैं, दूबे भी ना बन पाए। मालूम नहीं ये इसको भाई, इसको क्या कहा जाएगा, आप बहुत गए हैं ना कि वो उल्टा ना पड़ जाए। मैं ये इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि प्रोफेसर अली महमूदाबाद, मुझे ये बिल्कुल पता है ये कोई आखिरी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि उस प्रोफेसर साहब की किस्मत अच्छी है कि वो डेलीगेशन अभी चला जा रहा है। नहीं तो सरकार का जैसा रवैया है, सुप्रीम कोर्ट से अगर मिली होती तो दूसरी एफआईआर उनके निकलने से पहले करके उनके ऊपर कुछ और कर दिए होते। क्योंकि जैसा उनका आ रहा है कि 14 देश में, भाई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, 14 देश में गया है तो 3 देश में तो पढ़ाई किया है उसने। उनका यह है कि हम फॉरेंसिक निकालना है, वो तो आप किसी के ऊपर कुछ भी कर दें। लेकिन शुक्र मनाइए कि अभी एक डेलीगेशन गया हुआ है, तो अभी उनको और दिन जेल में रखने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।